आज का लेक्चर जो है वो है जेनेटिक कोड पर। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम mRNA कहते हैं। और ये जो मैसेंजर आरएनए जो है ये बनता है डीएनए पर। तो जो हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो डीएनए से आरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए है और फिर वो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रही है। अब ये जो डीएनए जो है ये खुद भी डीएनए बनाता है। जब सेल डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है जिससे कि दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उसमें पेरेंटल सेल के बराबर ही डीएनए प्रेजेंट हो। जैसे ये हमारे पास पेरेंटल सेल है, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो जो ये डॉटर सेल्स जो हैं इनमें डीएनए का जो कंटेंट होगा वो पेरेंटल सेल के बराबर ही होगा। इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या डुप्लीकेशन होती है। तो इस प्रोसेस को जिसको कि डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। अब जब ये डीएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए जो है जो ये मैसेज लेके आ रहा है वो जब प्रोटीन सिंथेसिस बनाएगा अमीनो एसिड की हेल्प से तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारे पास तीन प्रोसेसेस हो गए। एक तो हो गया डीएनए से डीएनए बनना जिसको हम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहेंगे। ये सभी सेल्स में जो डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, उनमें ये होगा। और जो मेन जो प्रोसेसेस जो हैं कि डीएनए से डीएनए बना ये तो ठीक हो गया। जो मेन प्रोसेसेस हैं वो हैं डीएनए से आरएनए का बनना जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो डीएनए पे भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और आरएनए पे भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन्स में, इसमें जो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे और अलग अलग अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इसलिए जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है वो है कि ये जो कोडेड लैंग्वेज जो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए कैरी कर रहा है या मैसेंजर आरएनए कैरी कर रहा है वो कोडेड लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होके एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो लैंग्वेज है कोडेड लैंग्वेज है, क्योंकि चार ही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसलिए वो लैंग्वेज जो है उसकी ट्रांसलेशन हुई कि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है वो इनके कारण होगा, कोडेड लैंग्वेज के कारण होगा, या ये तीन कोडेड जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं मैसेंजर आरएनए पर वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये जो प्रोसेस बना इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। और क्रिक ने 1958 में ये पोस्टुलेट किया था। और सेंट्रल डॉगमा जैसे कि एरोज इंडिकेट कर रहे हैं ये वन वे है। तो डीएनए से आरएनए और प्रोटीन्स ये ऐसे नहीं है। क्रिक के बाद बैरी कॉमलर ने 1968 में प्रपोज किया कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्रिक ने कहा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स में जाती है और उसको उसने सेंट्रल डॉगमा कहा। और ये वन वे पैसेज है इंफॉर्मेशन की डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स पे। बैरी कॉमलर ने 1968 में कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन की जो पैसेज है वो वन वे नहीं है, ये सर्कुलर है। और सर्कुलर का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, जैसे ये सेंट्रल डॉगमा क्रिक वाला जो है। और कॉमलर के अनुसार ये जो प्रोटीन्स जो हैं
ये आरएनए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं और उसके बाद आरएनए से डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो बजाय क्रिक की सेंट्रल डॉगमा जो कि वन वे इंफॉर्मेशन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को पास करता है, कॉमनर के हिसाब से ये एक सर्कुलर इंफॉर्मेशन का पैसेज है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन्स हेल्प करेंगी आरएनए सिंथेसिस में और आरएनए से फिर डीएनए बनेगा। कॉमनर के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद टेमिन ने 1970 में प्रपोज किया, क्योंकि उसको एक एंजाइम मिला और उस एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब है कि आरएनए जनरली होता क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कि डीएनए पे आरएनए की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे जो एंजाइम है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जिसको उसने इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहा। और इनवर्स का मतलब है उल्टा, कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए पे होती है जनरली, यहाँ पे हो रही है आरएनए से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेमिन के हिसाब से ये हुआ कि जो आरएनए है ये बनाएगा डीएनए, इसको कहेंगे हम रिवर्स या इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद ये डीएनए आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो आरएनए से जो डीएनए बना वो तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर डीएनए से आरएनए फिर वही ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसलेशन जब आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। टेमिन के साथ साथ बाल्टीमोर ने भी सेम ईयर 1970 में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात की, और क्योंकि टेमिन ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था, इसलिए इस इनवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो टेमिनिज्म या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ही चीज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनेगा, और टेमिनिज्म का मतलब है क्योंकि ये टेमिन ने 1970 में प्रपोज किया था, इसलिए उसके नाम पे ही इसको टेमिनिज्म कहा गया। तो ये तो बात हो गई सेंट्रल डोगमा की, और ये जो है इसको हम कहते हैं तो टेमिनिज्म या सेंट्रल डॉगमा रिवर्स। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, और वो है जेनेटिक कोड। अब क्योंकि हम इंफॉर्मेशन का पैसेज देख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन पास हो रही है डीएनए से आरएनए और फिर वो प्रोटीन में ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये जो कोड जो है, जो हिडन मैसेज जो है, जो डीएनए आरएनए को दे रहा है, और फिर आरएनए जो है वो उस कोडेड लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है या ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, जिससे कि अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करें। अब जब जेनेटिक कोड की हम बात करते हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से आरएनए में पास जो हो रही है वो किस मोइटी द्वारा या किस कॉन्स्टिट्यूएंट द्वारा पास हो रही है। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में एक तो फॉस्फोरिक एसिड है, दूसरे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए डीएनए, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है नाइट्रोजन बेसिस। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन है। एटीजीसी, एजीसीटी या एटीजीसी जिस हिसाब से लिख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन आरएनए पे किस फॉर्म में पास हो सकती है, या तो वो फॉस्फोरिक एसिड से हो या डीऑक्सीराइबोज से हो, जो कि ये डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। तो जो शुगर फॉस्फेट मोइटी जो है वो बनाएंगे बैकबोन डीएनए की। अब क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबोज ही है और फॉस्फेट है पूरे में, तो
ये कोडेड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में पास करें, ये कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि फिर तो लैंग्वेज जो है वो एक जैसी हो जाएगी। क्योंकि डीएनए से कोडेड भाषा में जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में पास हो रही है, तो अगर वो शुगर फॉस्फेट मॉइटीज द्वारा हो तो एक जैसे ही हो जाएंगे। कैसे? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एक जैसे। तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो जिसका भी चांस लगेगा वो इस कोडेड लैंग्वेज के साथ अटैच हो जाएगा। और जब ये कोडेड लैंग्वेज एक जैसी होगी तो उसमें हर बार प्रोटीन जो बनेगी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो प्रोटीन्स चली हुई हैं, जब से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और जिस भी एनिमल में हो, जिस भी इंडिविजुअल में हो, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। तो अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर हो तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इसमें एक लगा, कभी दो लगा, पहली बार 1 2 3 4 हुआ, और दूसरी बार जो 4 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो वो सभी 4 4 4 हो जाएंगे। तो ऐसे करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो हर बार चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो शुगर फॉस्फेट मॉइटी है ये इंफॉर्मेशन पास नहीं करती। अब हमारे पास रह गया नाइट्रोजन बेसिस हैं, और वो नाइट्रोजन बेसिस 4 हैं, और ये 4 बेसिस जो हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन। और चूंकि हम mRNA की बात करेंगे तो इसमें T जो है वो रिप्लेस हो जाएगा U से। तो हमारे पास ये 4 जो नाइट्रोजन बेसिस RNA पे या mRNA पे होंगे वो होंगे A, G, C और U। जॉर्ज गेमोव ने 1954 में प्रपोज किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक कोड की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो पास होगी एक कोडेड लैंग्वेज में, जिसको हमने जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन कहा। और ये जो जेनेटिक कोड है ये तो जॉर्ज गेमोव ने 1954 में प्रपोज किया कि ये जो डीएनए से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो शुगर फॉस्फेट मॉइटी द्वारा नहीं है, बल्कि जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके द्वारा एक कोडेड लैंग्वेज में होती है। और ये जो कोडेड लैंग्वेज जो है वो 4 बेसिस से बनी हुई है, और हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो गेमोव ने प्रपोज किया कि ये जो इंफॉर्मेशन जो कोड की फॉर्म में डीएनए से आरएनए पे आ रही है, मैसेंजर आरएनए पे आ रही है, वो कितने लेटर्स की बनी हुई है ये उसने देखा। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो गेमोव है ये एक ना तो बायोकेमिस्ट है ना बायोलॉजिस्ट है, ये एक फिजिसिस्ट था। और फिजिसिस्ट ने ये प्रपोज किया, और उसने प्रपोज किया ये जो 4 बेसिस हैं इनसे अगर ये कोड बना हो तो ये mRNA जो बनेगा उस पे जो 4 बेसिस होंगे, डीएनए पे कितने कौन से बेसिस होंगे, A, T, G, C, और आरएनए पे होंगे ये एडेनिन, थाइमिडीन की जगह यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, AUGC। तो डीएनए पे ATGC और mRNA पे AUGC होंगे। तो उसने प्रपोज किया कि अगर एक लेटर एक अमीनो एसिड के लिए है जिसको उसने कहा सिंगलेट कोडोन, तो क्या होगा, हमारे पास एक A हुआ, एक U हुआ, तीसरा G हुआ और ये C हुआ। तो सिंगलेट कोड में एक AUGC, तो हमारे पास 4 ही अमीनो एसिड जो हैं वो ट्रांसलेशन में यूज हो पाएंगे। दूसरा उसने कहा कि इससे तो क्या होगा कि
एक ए को कम से कम 5, एक बेस को कम से कम 5 अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन लेने पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि जिस भी अमीनो एसिड का नंबर पहला लग गया तो वो अटैच हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बड़ी हैफाजत सी हो जाएगी। उससे फिर किया कि अगर ये डबलेट की फॉर्म में हो, तो जब डबलेट की फॉर्म में होगा तो ये हो गया AU AG और AC, फिर UA UG UC, फिर G। ये पहला लेटर ये होगा और दूसरा जो है वो एक एक अलग अलग होता जाएगा। तो पहला A है तो ये A हो गया, फिर U, फिर G और C, फिर U आ गया तो AUGC, फिर G आया तो AUG और C, और फिर C आया तो CA CU CG और ये CC। तो ये हो गया डबलेट कोड। और डबलेट कोड जब होगा तो ये बन गए हमारे पास 16 कोड्स बन गए, और फिर हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो 20 है, फिर 4 बच गए। उसके बाद उसने कहा कि अगर ये कोड जो है वो अगर ट्रिपलेट हो तो क्या होगा। तो उसके लिए उसने ट्रिपलेट कोड बनाए। उसने किया UCAG, ये फर्स्ट लेटर आ गया, ये सेकंड भी उसी सीरीज में UCAG, और थर्ड में UCAG G और UCG। अब इसमें क्या आया, एक एक लेते हैं। U जब एक लेंगे ब्लॉक तो उसमें ये कॉमन हो जाएंगे, U और U, और उसी उसमें थर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा UCA और G। सेकंड लेते हैं C वाला, तो CC कॉमन और फिर UCAG। फिर A वाला लेते हैं, फिर 2 कॉमन हो गए, और तीसरा जो है वो UCA और G हो गया। GG कॉमन, और फिर तीसरा UCA और G। तो ऐसे ही और भरे जाएंगे। G और U कॉमन, GU और GU, ऐसे ही CU AU और AU, और UCAG, फिर AC GC, फिर UCAG, फिर लेते हैं GA, फिर वही UCAG, A और G UCAG CA। अब इसमें UA वाले में फिर वही UCAG UA वाले सभी हो गए, और इसमें ये फिर UCAG UG UCA और G CA, दो कॉमन हो गए, UCAG। वैसे ही CG में C और G UCA और G। अब इस हिसाब से हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4, ये टोटल 64 कोडोन्स जो हैं वो हमारे पास हो गए। अब 64 तो हैं हमारे पास कोड्स और 20 हैं अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। 64 हैं तो 20 हैं, 20 ये 60। तो कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। एक तो ये डिराइव हुआ। दूसरा, कुछ कोड जो हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए ना हो, कि कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड हैं, और कुछ कोड जो हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को प्रोटीन में जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं करते। तो वो जो दूसरी टाइप के कोड हैं किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं हैं, इनको लेटर ऑन नॉनसेंस कोड्स या कोडोन या चेन टर्मिनेशन कोडोन जो हैं वो कहा गया। तो गेमोव के ने जो सुजेस्ट किया कि जो डीएनए से आरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो कोडेड लैंग्वेज है,
और क्योंकि हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं आरएनए पे, ए, जी, सी और यू होंगे, यूरासिल होगा, और हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए हो तो वो सिर्फ 4 को ही ट्रांसलेट करवा सकता है। दूसरे, एक ही लेटर जो है कोड का उसमें कम से कम 5 अमीनो एसिड होने चाहिए। अब वो जो अमीनो एसिड जो हैं अगर ए के साथ 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो इनमें से कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 में ए के साथ जो है वो प्रोटीन में अटैच हो सकता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ए एडेनिन वाला मैसेज जो है वो लेके आ रहा है। उससे क्या होगा कि हर बार एक के साथ उन 5 अमीनो एसिड में कोई भी ट्रांसलेट हो सकता है, इसलिए प्रोटीन का नेचर जो है वो हर बारी चेंज हो जाएगा। कभी 1 करेगा उसको ज्वाइन, कभी 3 करेगा, कभी 5 करेगा, कोई भी कर सकता है। दूसरे, जब डबलेट कोड की बात की तो उसमें 16 जो हैं वो अमीनो एसिड जो हैं वो हो सकते हैं और 20 अमीनो एसिड्स हैं, इसलिए कुछ कोड जो हैं एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को ट्रांसलेट करवाएंगे। और अगर ऐसा हुआ फिर प्रोटीन सिंथेसिस में कोई अमीनो एसिड एक बार लग गया, दूसरी बार और लग गया, तीसरी बार और लग गया, चौथी बार और लग गया। और क्योंकि इनमें इस टाइप के कोई भी कोड नहीं है तो चेन टर्मिनेशन जो है, प्रोटीन की चेन टर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। गेमोव ने 1954 में इस बेसिस पे प्रपोज किया कि जेनेटिक कोड जो है हमेशा एक ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। 3 लेटर जो हैं वो एक अमीनो एसिड के लिए होंगे। अब ये कौन सा कोड जो है वो किस अमीनो एसिड के लिए होगा, उसके लिए फिर जो बायोकेमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनका रोल आया। और उसके लिए नीरनबर्ग और उसके साथियों ने एक मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया और इस मैसेंजर आरएनए पर एक ही तरह के जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके साथ वो मैसेंजर आरएनए बनाया। और वो आरएनए जो था उसमें पॉली यू मीन्स एक से खूब सारे यू। तो इस टीम ने एक मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया जिसमें खूब सारे यूरिडीन जो थे वो प्रेजेंट थे, जिसको हम पॉली यू कहते। और ये जो पॉली यू वाला मैसेंजर आरएनए था इसमें 20 अमीनो एसिड जो थे वो डाल दिए गए और देखा गया कि ये ट्रिपलेट होगा, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है। तो गेमोव ने बताया था। तो जब 20 अमीनो एसिड्स डाले तो जो पहला गेमोव ने जो ट्रिपलेट बनाया था वो यू था। तो पॉली यू में क्या हुआ कि 20 अमीनो एसिड जब डाले गए तो उसमें फिनाइल एलानीन का पॉलीमर सिंथेसाइज हुआ जो कि सिमिलर था, इसलिए उसको होमो पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे भी फिनाइल एलानीन, यहाँ पे भी फिनाइल एलानीन, यहाँ पर भी फिनाइल एलानीन और यहाँ पर भी फिनाइल एलानीन हुआ। तो ये जो प्रोटीन बनी ये पॉलीमर था फिनाइल एलानीन का। तो पहला जो जेनेटिक कोड जो डिसिफर हुआ वो था यू और ये फिनाइल एलानीन के लिए था। उसके बाद पॉली ए, पॉली जी और पॉली सी ये मैसेंजर आरएनए जो थे वो सिंथेसाइज किए। तो जो पॉली ए वाला जो था वो तो लाइसिन के लिए था और जो पॉली सी था ये प्रोलीन के लिए डिसिफर हुआ। पॉली जी जो है ये इन विट्रो स्टडीज में नॉन फंक्शनल प्रूव हुआ। पॉली जी वाला जो था ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाया इन विट्रो स्टडीज में, और इसका रीज़न था कि ये जो पॉली जी जो था इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और उसके कारण ये
राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं हो पाया इन विट्रो स्टडीज में। इसलिए इसका कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन में अटैच होगा उसका ट्रिपल जी वाला या पॉली जी वाला नहीं पता चल पाया, और बाद में जो स्टडीज हुई तो सभी के बारे में पता लग गया। तो इस प्रकार जो पहला कोड जो डिसिफर हुआ वो था ट्रिपल यू। जब ये असाइनमेंट की गई कोडोन्स की डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए, तो पहले तो हमने देखा होमोपॉलीमर्स के लिए था कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो था वो खूब सारा डाला गया, और उससे अगर यूरिडीन डाला यू तो वो यू 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 वाला कॉम्बिनेशन बना। पॉली ए में ए ऐसे बना, पॉली सी 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 और पॉली जी। इससे एक पर्टिकुलर जो बना, जैसे फिनाइल एलानीन बन गया, पॉली ए में लाइसिन बन गया, और ये फिनाइल एलानीन बन गया, ये लाइसिन बना, और ये प्रोलीन बना, और ये नॉन फंक्शनल था जैसे मैंने आपको बताया था इन विट्रो। उसके बाद नीरनबर्ग और उसके साथियों ने फिर हेटेरोपॉलीमर्स की बात की, कोई से दो का कॉम्बिनेशन बनाया। तो जैसे U और A का कॉम्बिनेशन बना तो उसमें ये 8 कॉम्बिनेशन बने। पहले ट्रिपल U, फिर 2U और एक A, फिर UAU और फिर सिंगल U और डबल A। वैसे ही इस साइड ट्रिपल A, डबल A और U, सिंगल A और डबल U और AUA। अब ये 8 कॉम्बिनेशन जब बने तो इससे लगता है कि 8 ही अमाइनो एसिड जो हैं वो इनके कोड होने चाहिए, जेनेटिक कोड जो है वो ये होने चाहिए। अब ट्रिपल यू जो है वो तो है फिनाइल एलानीन का, डबल यू और A ये ल्यूसिन का है, UAU जो है वो टायरोसिन का है, और UAA जो है ये नॉनसेंस है। उस प्रकार हम A वाले लेते हैं तो ट्रिपल A जो है वो लाइसिन का है, AAU जो है वो एस्पैराजीन का है, AUA आइसोल्यूसिन का है, और AUU भी आइसोल्यूसिन का है। तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन थे, और अमाइनो एसिड कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आइसोल्यूसिन के लिए 2 आगे और एक जो था वो नॉनसेंस कोडोन था। तो इससे पता लग गया कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। इसका मतलब ये डीजेनरेट